नमस्कार, हम लेकर आ गए हैं फिर से आपका पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन। मैं हूं आपकी होस्ट छवि और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे प्राथमिक क्षेत्र के विविध व्यवसायों के विकास से जुड़ी, चाहे वो कृषि हो, पशुपालन हो, मत्स्य पालन हो, मुर्गी पालन हो या अन्य व्यवसाय हों। वैसे मौसम के साथ अगर रखरखाव की तकनीकों में बदलाव न किया जाए तो कई बार वांछित परिणाम नहीं मिलते और स्वास्थ्य खराब हो जाता है। जैसे कि हम खुद की ही बात करें तो समय के हिसाब से हम अपने जीवन के तरीकों में बदलाव करते, वैसे ही ज़रूरत होती है अपनी फसलों या पशुओं के रखरखाव के तरीकों में बदलाव करने की। तो क्या ये बदलाव ज़रूरी हैं और कैसे इन तकनीकों का हम प्रयोग कर सकते, इसके बारे में लेंगे जानकारी अपने विशेषज्ञों से कार्यक्रम की आज की कड़ी में। लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहले डालेंगे नज़र अपने पहले सेगमेंट खबरें खेती की पर। नमस्कार दर्शकों, खबरें खेती की में स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले नजर मुख्य कृषि समाचारों पे। स्वरोजगार के जरिए विकास कर सकते हैं किसान, प्लास्टिक हटाकर पौधे लगाएं किसान, एवं किसानों के लिए उपयोगी जीरो सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल मशीन। वर्तमान समय में बेरोजगारी एक भीषण समस्या बन चुकी है। ऐसे में पलायन के बजाय आप कृषि और कृषि आधारित अन्य व्यवसायों को अपनाकर स्वावलंबी बन सकते हैं। इसके लिए सरकार द्वारा जहां निःशुल्क प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर कई तरह के अनुदानों की व्यवस्था भी सरकार द्वारा सुनिश्चित की जा रही है। इस सब प्रयासों का उद्देश्य है स्वरोजगार का विकास, जिससे गरीबी और बेरोजगारी का जड़ से उन्मूलन किया जा सके और खुशहाल भारत का निर्माण हो सके। यदि आप नर्सरी के पौधे लगा रहे हैं तो उसमें लपेटी हुई प्लास्टिक जरूर हटा दें। सुरक्षा के दृष्टिकोण से इसे तत्कालीन रूप से लपेट दिया जाता है। बाद में यदि इसे लगाते समय न हटाया जाए तो पौधे का विकास नहीं हो पाता। प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल नहीं होती है, जिसके कारण वह मिट्टी में नहीं मिलती और जड़ों के विकास को अवरोधित कर देती है। विशेष जानकारी डॉक्टर सुनीता कुशवाहा से। किसान भाइयों को बताना चाहेंगे कि अगर प्लास्टिक में आप पौधे को लगा देते हैं तो प्लास्टिक अगर वो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक नहीं है तो उस प्लास्टिक को गलने में कई वर्ष लगेंगे और तब तक आपका पौधे का जो जड़ है वो ग्रोथ नहीं होगा। और ऐसी अवस्था में क्या होता है कि बरसात के समय अगर आपने प्लास्टिक में लगा के पौधा को भीतर लगा दिया तो वो पौधा पानी जो जड़ों में चला जाता है वो पौधा निकल नहीं पाएगा और ऐसे में जड़ें मर जाएंगी, पौधा जो आपका है वो खत्म हो जाएगा, डेथ कर जाएगा। किसान भाइयों, औषधीय पौधे की खेती काफ़ी लाभदायक साबित होती है। ऐसा ही एक औषधीय पौधा है काली हल्दी का, जिसका हल्दी का वनस्पतिक नाम है कुरकुमा कैसिया। यह लंबा, जड़दार, सदाबहार पौधा होता है जिसकी जड़ नीले या काले रंग की होती है। किसान बंधुओं, जीवन के किसी भी क्षेत्र में महिलाओं का योगदान कम नहीं आंका जा सकता। खेती भी इससे अछूती नहीं है। वर्तमान समय में महिलाएं कृषि के क्षेत्र में भी अपना अभूतपूर्व योगदान दे रही है और परिवार की उन्नति में हिस्सा बन रही है। ऐसे ही एक महिला किसान है माधवी कुमारी, जो कि मशरूम की खेती के जरिए बेहतर लाभ ले रही हैं। इनकी मेहनत और सफलता के परिणाम स्वरूप जहां घर का विकास हो रहा है, वहीं औरों के लिए भी ये प्रेरणा स्रोत बनी हुई है। आइए जानते हैं उनकी सफलता की कहानी उन्हीं की जुबानी। पशुपालक भाई बहनों, वर्तमान समय में अपने पशुओं को गर्मी के प्रकोप से सुरक्षित रखने का प्रयास करें
तापमान ज़्यादा होने का बुरा प्रभाव खासतौर पर पशुओं के दुग्ध उत्पादन पर पड़ता है। इसलिए तेज़ धूप में पशुओं को चारे के लिए बाहर ना ले जाएं, समय समय पर उन्हें पानी से नहलाते रहें और उनके रहने के स्थान पर छाया की पूरी व्यवस्था करें। इसके अलावा उनके पीने के पानी की मात्रा भी बढ़ा दें। इन प्रयासों से उनमें लू लगने की संभावना खत्म हो जाएगी। इससे न केवल आपके पशु स्वस्थ रहेंगे बल्कि उनका दुग्ध उत्पादन भी अच्छा होगा, जिससे कि आप अधिक लाभ ले पाएंगे। जीरो सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल फसलों के कतारबद्ध बुआई के लिए एक उन्नत कृषि यंत्र माना जाता है। इस मशीन की सहायता से मुख्य रूप से गेहूं, चना, राई, मसूर और सरसों आदि की बुआई पंक्तिबद्ध रूप से की जाती है। इस यंत्र के उपयोग से बीज एक निश्चित दूरी और गहराई पर गिरते हैं। इससे फसल का अंकुरण अच्छा होता है और पैदावार भी बढ़ती है। इस यंत्र के प्रयोग से एक बड़ा फायदा यह भी है कि जुताई के काम में लगने वाले श्रम और खर्च में भी काफ़ी कमी आ जाती है। सरकार द्वारा अनुदान की राशि प्राप्त कर इसे कम कीमत पर खरीदा जा सकता है। अब जानते हैं क्या है आज का मंडी भाव। अब समय है मौसम पूर्वानुमान का। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी। अरे भाई रामेश्वर, क्या बात है? बड़े परेशान दिख रहे हो। सोच रहा था कि अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं तो खेती कर पा रहा हूँ, कल को जब इनमें ताकत नहीं रहेगी गुजारा कैसे होगा? पेंशन से। पेंशन? हाँ, और वो भी हम जैसे किसानों के लिए। अब हम जैसे छोटे किसान भी 60 साल के होने पर 3,000 रुपए मासिक पेंशन पा सकते हैं। सच में? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 18 से 40 वर्ष की आयु के लघु और सीमांत किसान इस स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना में 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। भारत सरकार भी हर महीने किसान के बराबर किस्त का योगदान करेगी। कभी नहीं सोचा था कि हम जैसे किसानों की भी पेंशन का सपना कभी सच होगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कल। नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर इस योजना से जुड़ें। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
खबरें खेती की में अभी आपने देखा मौसम के मिजाज के बारे में, ली जानकारी मंडी के भाव की, रूबरू हुए आप नवीनतम तकनीकों और उपकरणों से, और साथ ही साथ जाना आपने अपने ही एक सफल साथी के सफलता के राज को भी। तो अब बढ़ते हैं आगे, जहां हम बात करेंगे सुरक्षा से बचाव भला। जी हाँ, बीमारी होने के बाद इलाज से बेहतर है कि हम उसका बचाव कर लें। तो कैसे संक्रामक रोगों से पशुओं के बचाव के लिए हम टीकाकरण का उपयोग कर सकते हैं, इसके बारे में अब लेंगे जानकारी अपने विशेषज्ञ से इस साक्षात्कार के जरिए। तो आइए लेते हैं जानकारी संक्रामक रोगों से दुधारू पशुओं के बचाव के लिए टीकाकरण के उपयोग के विषय में। नमस्कार, मैं हूं विकास, आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। दोस्तों, सुबह की चाय से लेकर खाने के बाद मिठाइयों तक दूध के बिना हम इन चीज़ों की कल्पना नहीं कर सकते हैं। और ऐसे में हमारी सेहत अच्छी रहे, इसके लिए हमारे खान पान, हमारे जो भी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे वह चाय हो, दूध हो, मिठाई हो, इन चीज़ों का शुद्ध होना बेहद ही आवश्यक है, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। हमारे बच्चे इसी दूध का सेवन प्रतिदिन करते हैं, इसलिए शुद्ध दूध का होना हमारे लिए बेहद ही आवश्यक है। ऐसे में एक और भी ज़रूरी बात आ जाती है कि शुद्ध दूध की प्राप्ति के लिए हमारी मवेशियों का स्वस्थ होना बेहद ही आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं दुधारू पशुओं में संक्रमित रोगों से टीकाकरण से बचाव के बारे में, और इसकी जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सविता कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, बिहार वेटनरी कॉलेज पटना से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैम, आपसे पहले प्रश्न की शुरुआत करेंगे। हमने एक शब्द का प्रयोग किया है कि संक्रमित रोग। रोग तो बहुत प्रकार के होते हैं और बहुत तरीके का इलाज भी होता है, लेकिन संक्रमित रोगों में से कौन कौन से रोग आते हैं? संक्रमित रोग, जैसा कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, सब हमें जानना चाहिए कि संक्रमित रोग कौन है। अगर उनकी हम पहचान करें तो संक्रमित रोग यानी कि जो रोगाणुओं से फैलता है, मतलब कि कोई जो जैसे कि कोई बैक्टीरिया, वायरस और इन चीज़ों से जो रोग फैलता है और वो एक पशु से दूसरे पशु में संक्रमण के थ्रू जा सकता है, उनको हम संक्रमित रोग कहते हैं। हमारे दुधारू पशुओं में कुछ महत्वपूर्ण संक्रामक रोग हैं, जैसे कि एफएमडी हो गया, जैसे कि खुरपका मुहपका रोग बोलते हैं, ब्लैक क्वार्टर जिसको कि लंगड़ा रोग बोलते हैं, संक्रामक गर्भपात हो गया, या फिर इसी तरह के अन्य बीमारी हैं जिनसे कि जिनके बारे में हमें जानना चाहिए, उनका बचाव करना चाहिए। मैम, अभी आपने बताया कि संक्रमित रोग जैसे एक मवेशी से दूसरे मवेशी में जो ट्रांसफ़र हो जाता है, तो ऐसे में हमारे किसानों को भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है मैम, क्योंकि हमारे किसान भी मवेशियों के टच में रहते हैं। तो क्या यह फ्रॉम मवेशी टू ह्यूमन भी पॉसिबल है मैम? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। इसके बारे में भी किसान भाइयों को जानना की ज़रूरत है। सभी संक्रामक रोग जो पशुओं में होते हैं वो पशुओं से मनुष्यों में नहीं जाते हैं, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो कि पशुओं से मनुष्यों में जा सकते हैं, जिसको हम कि जूनोटिक रोग कहते हैं, जूनोटिक बीमारी कहते हैं। तो कुछ बीमारी जो पशुओं से, एक पशु से संक्रमित पशु से दूसरे पशु में फैलता है, और कुछ बीमारी एक संक्रमित पशु से दूसरे संक्रमित पशु के साथ साथ मनुष्यों में भी फैलता है। तो उन खास करके वैसे बीमारी जो कि मनुष्यों में भी फैलता है, उनमें जब पशुओं की देखभाल करते हैं या उनसे उनके नज़दीक रहते हैं, तो मनुष्यों को भी अतिरिक्त सावधानी बरतने की ज़रूरत पड़ती है। अब मैं बता रही हूँ आपको कि पशुओं में मुख्यतः संक्रामक रोग कौन कौन से हैं जिनके खिलाफ टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध है। एक महत्वपूर्ण बीमारी है एफएमडी यानी कि खुरपका मुहपका रोग। अगर हम इसके लक्षण के बारे में बात करें तो ये बीमारी जो है विषाणु जनित है, वायरस के द्वारा जानवरों में फैलता है, एक अत्यंत संक्रामक रोग है, और ये पशुओं के दूध में, सीमेन में, यूरिन में और भी सभी जगह ये विषाणु लार में मौजूद रहता है, और के खान पान के थ्रू या फिर श्वसन नली के थ्रू ये पशुओं में, एक पशु से दूसरे पशु में फैलता है। कभी कभार बच्चों में दूध का सेवन करने से बाछे बछियों में जो कि गाय के थन से दूध पीते हैं, उनमें भी ये बीमारी उन दूध के थ्रू आ सकता है। इस बीमारी के लिए टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध है। सरकार के द्वारा भी इस बीमारी के लिए टीकाकरण की व्यवस्था की गई है, और सर्वप्रथम 3 से 4 माह के बाछे बछियों में इसका टीकाकरण करना चाहिए। उसके बाद 1 माह के बाद एक बूस्टर डोज लगाया जाता है, और उसके बाद रोग से बचाव के लिए हर 6 महीना के अंतराल पे
साल में 2 बार टीकाकरण करना चाहिए। मैम, ये जो बीमारियां आप बता रहे हैं, खुरपका, मुंहपका, इसके अलावा भी और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि संक्रामक बीमारियों में आती है। वो कौन कौन सी बीमारियां हैं और उसका पहचानने का जो प्राथमिक तरीका है, जो पहले ही हम उसको अंदाज़ा लगा लें कि ये संक्रामक बीमारी है, ऐसा क्या तरीका है जिससे कि हम पहचान लें कि ये संक्रामक बीमारी है, और उससे बचाव क्या क्या है, उसके टीका कौन कौन से आते हैं? गला घोटू, जिसको कि HS शॉर्ट में, या हिमोरेजिक सेप्टिसिमिया, या जीवाणु जनित रोग है और ये गो पशुओं में होता है। इसके अतिरिक्त शुकर और ये सब में भी हो सकता है, लेकिन इसकी जो पहचान है, इसमें क्या होता है कि पशुओं को श्वास लेने में परेशानी होने लगती है, पशु में बुखार होता है, गले में सूजन हो जाता है और घर घर की आवाज़ आने लगती है। अगर संक्रमण अधिक है तो पशु की मृत्यु भी हो जा सकती है। इसलिए इससे बचाव के लिए ज़रूरी है कि बरसात के पूर्व, चूँकि ये बीमारी जो है बरसात के मौसम में ज़्यादा देखने को मिलती है, तो बरसात के पूर्व मई जून के महीने में इसमें पशुओं का टीकाकरण कर देना चाहिए। इसके अतिरिक्त एक लंगड़ा रोग है जिसको कि ब्लैक क्वार्टर भी बोलते हैं। ये भी एक जीवाणु जनित रोग है जो कि क्लोस्ट्रीडियम शवई नामक बैक्टीरिया से होता है। इसमें जो है स्पोर्स होता है बैक्टीरिया में, जो कि इन्वायरमेंट में, वातावरण में बहुत लंबे समय तक रह सकते हैं और जब पशु चरते हैं तो उसके थ्रू, ये घाव के थ्रू ये बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और ये हिष्ट-पुष्ट मांसपेशियों के, शरीर के हिष्ट-पुष्ट मांसपेशियों को प्रभावित करता है और वहाँ पे जाके ये अपना विष उत्पादन करता है, टॉक्सिन रिलीज करता है, जिसके कारण कि मांसपेशियाँ अफेक्टेड हो जाती है और वो पशु में तेज बुखार होता है, मांसपेशियाँ में गैस भरने लगते हैं, उनमें चरचर की आवाज़ आती है और दबाने पे वहाँ पे सूजन महसूस होता है, पशु लंगड़ाने लगता है। इस कारण से इसको लंगड़ा रोग भी बोलते हैं और इस बीमारी से भी बचाव के लिए टीकाकरण की व्यवस्था उपलब्ध है। सर्वप्रथम 6 माह की उम्र में पशुओं को टीकाकरण करवा देना चाहिए। उसके बाद हर साल बरसात के पूर्व मई जून के महीने में भी इस रोग से बचाव के लिए टीकाकरण करना चाहिए। एक महत्वपूर्ण बीमारी जो कि जिससे कि हम मनुष्यों को भी सावधानी बरतने की ज़रूरत है, संक्रामक गर्भपात। ये बीमारी ब्रुसेला एबोर्टस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। ये इसमें पशु के दूध और भी डिस्चार्ज जो हैं उसमें बैक्टीरिया का प्रेजेंट रहते हैं और उसके संपर्क में आने से दूसरे स्वस्थ पशु भी जो है बीमार पड़ सकते हैं। ये मनुष्यों में भी फैलता है, इसलिए मनुष्यों को भी सावधानी बरतने की ज़रूरत है और इसमें संक्रमित पशु में गर्भपात की समस्या देखने जाती है। पशु बांझपन भी का शिकार भी हो सकते हैं और गर्भपात जो होता है गर्भाधारण के लास्ट ट्राइमेस्टर, मतलब कि 6 से 8 मंथ के महीने में, अंतिम गर्भावस्था में ज़्यादा होती है और इसमें कभी कभी जड़ रुकने की भी समस्या हो जाती है और इससे भी बचाव के लिए टीका उपलब्ध है जो कि मादा पशु में, यानी कि बाछियों में 4 से 8 माह के उम्र में एक बार इसकी टीकाकरण करनी चाहिए। और इस बीमारी से बचाव के लिए, ब्रुसेलोसिस से बचाव के लिए सरकारी स्तर पर भी टीका उपलब्ध है। सरकार भी सतत प्रयत्नशील है कि टीकाकरण किया जाए। मैम, आपने संक्रामक रोग और उससे बचाव के लिए टीकाकरण के लिए बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को आपने दिया है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, धन्यवाद। योजनाएं कई बार बनती तो हैं, लेकिन उसका पूरा लाभ हम ले नहीं पाते। कारण होता है जानकारियों का अभाव। तो आइए अब अपने विशेषज्ञ से हम लेते हैं जानकारी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। नमस्कार किसान भाइयों, 2015-16 में एक योजना शुरू की गई थी, वो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसका उद्देश्य था भारत के प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्येक किसान को भूमि के सिंचाई योग्य जल उपलब्ध कराना। और आज हम यह जानेंगे कि इसके उद्देश्य क्या है, इस योजना के लाभ क्या हैं और ये योजना किस तरह अभी काम में लाई जा रही है, इसके क्या क्या हम फ़ायदे उठा रहे हैं, हमारे किसान भाई इसका क्या क्या लाभ उठा पा रहे हैं। आज का हमारा विषय है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और इस बात पर विस्तृत से हम बात करने के लिए विशेषज्ञ को आमंत्रित किया है, जिनका नाम है श्री राम लखन ठाकुर, जो कि सहायक निदेशक है भूमि संरक्षण विभाग सहानाबाद। सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सर, जैसा कि आज हमारा विषय है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, तो हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि योजना क्या है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना WDC 2.0 एक भारत सरकार
की महत्वपूर्ण योजना है। यह योजना भारत सरकार एवं बिहार सरकार की 60-40 रेशियो से चलाई जा रही है। यह योजना 2021-22 से 25-26 तक की योजना है। यह 5 साल की योजना है। यह बिहार के 18 जिलों में चलाई जा रही है, जिसमें साउथ बिहार के 17 जिले, एक बेगूसराय जिले मिलाकर 18 जिले में यह कार्यक्रम चलाई जा रही है। यह एक महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें किसानों को भूमि एवं जल से संरक्षण से संबंधित क्रियाओं को लाभ पहुंचाया जाता है। सर, अभी तो आपने कृषि सिंचाई योजना के बारे में जानकारी दी। अब हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि इस योजना का उद्देश्य क्या है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना WDC 2.0 का मुख्य उद्देश्य किसान भाइयों को, अभी हम लोग देख रहे हैं कि वर्षा समय पर नहीं होती है, जिसके कारण किसान भाइयों को समय पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है। यदि हम इस योजना के तहत छोटी छोटी संरचनाएं, जैसे आहार का रिनोवेशन हो गया, पैन का रिनोवेशन, पक्का चेक डैम का निर्माण, तालाब का निर्माण कर जो बरसात की पानी बहकर नदी नाला होते समुद्र चली जाती है, उसे हम छोटे छोटे स्ट्रक्चर जो बनाते हैं उसमें स्टोरेज होती है, जिससे किसान भाई ऑफ सीजन में, जिसमें पानी की आवश्यकता होती है और हम लोग वर्षा पर निर्भर करते हैं, तो उस समय किसान भाई उस पानी से अपने फसल को सिंचाई कर सकते हैं और अपने उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। दूसरा मुख्य उद्देश्य है कि किसान भाई को उत्पादन प्रणाली के अंतर्गत हम लोग तरह तरह का बीज प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि किसान भाई उससे उत्पादन को बढ़ाकर अपने आमदनी को दुगना कर सकते हैं। सर, ये हमारा जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, निस्संदेह बहुत सारे हमारे किसान भाई हैं जो इसका लाभ उठा रहे हैं। फिर भी हमारे दर्शकों को आप एक बार बताइएगा कि इसके क्या क्या लाभ हैं, और जो हमारे किसान भाई अनुदान लेना चाह रहे हैं, तो वो अनुदान की प्रक्रिया क्या है, इस संबंध में आप जानकारी देंगे। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना WDC 2.0 अंतर्गत एक जिले में 5000 हेक्टेयर भूमि को ली गई है। एक परियोजना क्षेत्र का निर्माण किया गया है। इस परियोजना क्षेत्र में जो भी किसान भाई सम्मिलित हैं, 5000 हेक्टेयर के अंदर जितने भी किसान भाई सम्मिलित हैं, उन्हें जलछाजन परियोजना के अंतर्गत भूमि संरक्षण विभाग से जनरल OBC किसान भाइयों को 80% अनुदान दी जाती है, एवं SC ST समुदाय के किसान भाइयों को 90% अनुदान के तहत कार्य की जा रही है, जिसमें उत्पादन प्रणाली अंतर्गत हम लोगों के द्वारा मशरूम का किट, सब्जी बीज का किट, मवेशी के लिए पशु चारा से संबंधित किट, एवं अभी बैटरी ऑपरेटेड नैपसेक स्प्रेयर का वितरण 90% और 80% अनुदान के साथ किसान भाइयों को किया जा रहा है। एवं किसान भाइयों को इसके अलावा छोटी छोटी संरचनाएं, जैसे तालाब का निर्माण, पैन आहार का निर्माण, पक्का चेक डैम का निर्माण भी 80% और 90% अनुदान के साथ सामुदायिक भूमि में 100% अनुदान होती है, जबकि निजी भूमि में बनाते हैं तो 90% और 80% अनुदान के साथ यह उन्हें फ़ायदा पहुंचाया जाता है, जिससे किसान भाइयों को उत्पादन में बढ़ोतरी है और अपने आय में दुगना कर सकते हैं। सर, हमारे किसान भाइयों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? किसान भाई, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना WDC 2.0 परियोजना अंतर्गत आप अपने ज़िले में आते हैं तो वहाँ के प्रत्येक ज़िले के कृषि विभाग के भूमि संरक्षण कार्यालय में आप संपर्क कर सकते हैं और अपने जलछाजन से संबंधित योजना से संबंधित लाभ को ऑफलाइन या सहायक निदेशक सस्य
सह PIA भूमि संरक्षण को आवेदन देकर अपने कार्य को करवा सकते हैं। और इसकी जानकारी अधिक से अधिक लेने के लिए भूमि संरक्षण कार्यालय अपने जिले में स्थापित सहायक निदेशक सह भूमि संरक्षण से संपर्क कर सकते हैं। सर, आज के विषय पर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद मैडम। कुछ ऐसी ही और भी नई योजनाएं, कुछ नए विषय, नए विशेषज्ञों के साथ हम होंगे आपसे फिर रूबरू कार्यक्रम की अगली कड़ी में। तब तक के लिए रखिए अपना और अपनों का ख्याल। इन जानकारियों का पूरा लाभ लीजिए और दीजिए इजाजत। नमस्कार।